गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक डिजीज है सीएडी, वो स्टार्ट करते हैं। छूट गई थी, कंपलसरी है। अमूमन ये हर उसमें एग्जाम में ज़्यादातर आया करता है इसके बारे में। तो उससे पूर्व हम एक बात और आपसे बताएंगे कि आप जो भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एक बार फिर से रिवीजन कर लो, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, उसको फिर से एक बार पढ़ लो। जनरल वे में अगर देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिपेंड ऑन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड थर्ड क्या चीज है, ब्लड। तीन मेन कंपोनेंट हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, और इन्हीं कंपोनेंट्स पे पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिपेंड करता है। ब्लड वेसल्स को अगेन डिवाइड करते हैं वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज में। ये जनरल जो आप इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल आपके एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है, वो तो आप अपने आप खुद रिवाइज कर उसको फिर से एक बार पढ़ लें और समझ लें, एक बार पूरा नोट्स तैयार बना लें। उसके बाद फिजियोलॉजी भी इसकी डिटेल में जान लें तो अच्छा है, उसको फिर से रिवीजन कर लें। एक जो विशेष बात है वो हमारे टॉपिक के अनुसार कि यौगिक फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जनरल वे में या सामान्य तौर पर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी किसी भी ह्यूमन बीइंग की चेंज तो होगी नहीं। जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एवरी ह्यूमन का है, हार्ट सिस्टम का, वो वही रहेगा, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं होनी है। जो उसकी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो वही रहेगी जो आप पढ़ चुके हैं। अंतर सिर्फ यहाँ पर हमें ये देखना है कि यौगिक फिजियोलॉजी क्या है। यहाँ पर यौगिक एनाटॉमी की बात न करते हुए सिर्फ हम यौगिक फिजियोलॉजी की बात करेंगे। हालांकि यौगिक एनाटॉमी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वो यह कि आपका पॉस्चर जो है, जो नेचुरल पॉस्चर है, उसी पॉस्चर में, यानी जो नेचुरल भंगिमा आपके बैठने, उठने और सोने की है, उसके अतिरिक्त या आप अपनी भंगिमा को तोड़ते हुए या उसके साथ किसी भी तरह का डिसऑर्डर्स यूज करते हुए आप अगर रहते हैं कुछ अधिक समय तक, तो आपका संरचनात्मक कोई ना कोई उसका दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ेगा। उसी के सापेक्ष अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो हमारी फिजियोलॉजी है उस पर केवल और केवल दैहिक फिजियोलॉजी, फिजिकल फिजियोलॉजी जो है, उसकी बात ही नहीं हमें करनी है। हमें यहाँ पर जो हमारे पंचकोश बताए गए, पंचकोश, कोई एनी बच्चा कोई बताए कौन कौन से 5 कोश हैं?
मनोमय, विज्ञान में। और ये शुक्ला जी शामिल हो गए हैं क्या? उन्हीं की आवाज लग रही मेरे को, अनादि। हाँ हाँ बेटा, बताओ लास्ट बताओ, पांचवा कौन सा? हाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, पंचकोश की। हाँ, पंचकोश की जो हम लोगों ने परिकल्पना हमारे यौगिक ऋषियों ने करी है, वह परिकल्पना अगर सही मायने में देखा जाए तो मानवीय सार को लिए हुए है। मानवीय सार का अर्थ यहाँ पर यह है कि शरीर में सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं जो दैहिक रूप से चलता है वही नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, वैचारिक प्रभाव भी पड़ता है और एटमॉस्फेरिक प्रभाव यानी इन्वायरमेंटल प्रभाव भी पड़ता है। इन्वायरमेंटल प्रभाव, सोशल प्रभाव जिसे बोलते हैं, वह भी पड़ता है। और इन सब के साथ साथ इन सब का समग्र रूप से हमारे शरीर पर जो कॉस्मिक प्रभाव है, कॉस्मिक प्रभाव का अर्थ है जो प्राकृतिक, प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति सुप्रीम पावर, यहाँ पर प्रकृति ये नहीं नेचर, सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम पावर का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। और वही जब प्रभाव सकारात्मक रूप में हमारे शरीर में आता है तब हम आनंदमय कोष को पूरी तरह से जीने लगते हैं। यानी संपूर्ण कोषों के संतुलन स्थिति जब हमारे शरीर में होती है वही सही मायने में स्वस्थ स्थिति कहलाती है। अब यहाँ पर हम हार्ट के विषय में बात कर रहे हैं या क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप हार्ट का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? आपके शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, निष्कासित करना। यानी शरीर के प्रत्येक टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई करना और वहाँ पे जो त्याज्य कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेकर ट्रांसपोर्ट करके परिवहनित करके बाहर निष्कासित कर देना। दूसरा काम, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स को शरीर में पहुँचाना टारगेट ऑर्गेन तक, और उनसे जो भी क्रियात्मक बदलाव आते हैं वह टारगेट ऑर्गेन तक पहुँचाना। किसके माध्यम से? ब्रेन के माध्यम से। तीसरा और एक मेन सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है, वह है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स मैटर, जो पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों को भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही एवरी सेल तक पहुंचाया जाता है और उसी से हमारे शरीर को नरिशमेंट प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त अब जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की, तो ऑक्सीजन सप्लाई हम सिर्फ केवल श्वासों के माध्यम से अपने शरीर में ऑक्सीजन का आधान या ऑक्सीजन को लेते हैं। किंतु यहाँ पर यौगिक परिकल्पना में, यौगिक फिलॉसफी के अनुसार या यौगिक दर्शन के अनुसार केवल और केवल ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं, हमारे शरीर में प्राण तत्व का भी सप्लाई आवश्यक है। और यह प्राण किसके माध्यम से जाता है? श्वासों के माध्यम से। और श्वासों के माध्यम से यह प्राण जब शरीर में जाता है, या ध्यान रहे, प्राण हमेशा और हमेशा सिर्फ चेतन वस्तु में, जो चैतन्य है उसी में जाता है। किसी जड़ में प्राण की सप्लाई नहीं होती है। तो वो प्राण तत्व किसके माध्यम से जाता है, यहाँ पर समझने की बात है। यहाँ यौगिक फिजियोलॉजी का कार्य करती है। प्राण तत्व हमारे शरीर में, जो हमारे यौगिक ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है, वह है नाड़ियों के माध्यम, या नाड़ी और नर्व में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। नर्व इज अदर और नाड़ी अदर, यानी नाड़ी अलग चीज है और नर्व अलग है। नर्व है हमारे स्नायु तंत्र का एक हिस्सा है, और नाड़ी जो है वो हमारे जो मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष को पूरी तरह से चैनलाइज करती है, वह है नाड़ी तंत्र। और यह दिखाई नहीं देती है, यह अदृश्य रूप में हमारे शरीर में वर्क करती है। और ये देखिए कि कितनी मनीषा थी हमारे महर्षियों में कि उन्होंने जो चीज दिख नहीं रही है उसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम व्याख्या की। हठ योग में 72,000 नाड़ियों की परिकल्पना की गई, जबकि कि सिम संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों की परिकल्पना की गई है। अब आप ये कहेंगे कि उसमें 3.5 लाख, इसमें 72,000,
तो ये कैसा कन्फ्यूज़न है? ऐसा नहीं है। एक टीचर, एक सामान्य व्यक्ति एक जो होता है, उसने एक रिसर्च करी, उसने किसी चीज़ को जहाँ तक उसकी सीमाएं हैं वहाँ तक उसको जान लिया, लेकिन उससे भी अधिक कोई व्यक्ति जो ज्ञानवान है वो और माइन्यूट उसका शोध करके और उससे ऊपर की व्याख्या कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। स्वात्माराम जी को केवल 72,000 नाड़ियों का ज्ञान हो पाया हठयोग के माध्यम से, या उन्होंने उसके बारे में जाना तो वो लिख दिया, लेकिन शिव संहिता में शिव को 3.5 लाख नाड़ियों का ज्ञान था, उसको उन्होंने उसमें उद्धृत किया। ये तो वहाँ की बात हुई। अब बात आती है कि आप जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्राण तत्व की बात करते हैं तो क्या केवल प्राण तत्व ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जाता है? नहीं। जो भी एयर हम लेते हैं, एक आपने सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना। प्राणायाम, डायमेंशन ऑफ वाइटल फोर्स, जो प्राण है, वाइटल फोर्स मीन्स प्राण तत्व या प्राण शक्ति, उसका डायमेंशन, उसका विस्तार करना, वो है प्राणायाम। और प्राणायाम के माध्यम से इसका विस्तार किया जाता है। लेकिन ये किसके माध्यम? वहाँ पे हमें कोई साधन चाहिए प्राणों को उसको आधान करने के लिए, वो साधन और साध्य। साधन का अर्थ है जो हम यूज कर रहे हैं, और साध्य वो कि हम स्वयं में साध्य हैं। हमारा लंग्स जो है, हमारे फेफड़े हैं, वो साध्य हैं। साधन है एयर। एयर के माध्यम से प्राण तत्व शरीर में जाता है, और वह जो ऑक्सीजन या प्राण वायु है उसके साथ संयुक्त होकर नहीं, वहां जाते ही और प्रॉपर चैनल जो हमारे प्राण के हैं, कौन? नाड़ियां, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनके माध्यम से पूरे शरीर में प्राण तत्व की सप्लाई होती है। यह प्राण तत्व ही आत्मा को चैतन्यता प्रदान करता है। आत्मा, अब देखिए ये शब्द हमने यूज किया, आत्मा को चैतन्य प्रदान करना। आपने एक चीज देखी है कि भगवत गीता में दिया हुआ है, क्या वो कौन सा सब श्लोक इस समय नहीं मेरे को रिकॉल हो रहा है, जिसके अनुसार यह अर्थ है उसका कि किसी भी स्थिति में ना तो अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। तो इतनी इनटेक करते हैं हम एयर, उसके बावजूद भी उस प्राण तत्व को कोई नहीं सुखा पा रहा है। क्यों? कारण है यहाँ यही बात कार्य करती है कि अगर वह प्राण तत्व, हेलो कौन बीच में, बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। तो वह प्राण तत्व यदि शरीर में इस अलग केवल फिजियोलॉजिकल वर्किंग में होता, स्थूल शरीर का एक हिस्सा होता, केवल और केवल स्थूल शरीर का हिस्सा होता, तो शायद यह बात उसके प्रति नहीं होती। लेकिन यह हमारे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का हिस्सा होने के कारण से इसमें प्राण तत्व को चैतन्यता का या आत्म तत्व में चैतन्यता का परिचायक माना जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमने डिजीज जिसके विषय में हमने बात करी थी, कौन सा स्टार्ट करने? कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज, या इसे यूँ बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। जनरल वे में आप सबको पता है द हार्ट इज लाइक एनी अदर आर्गेन, हार्ट इज लाइक एनी अदर आर्गेन रिक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फॉर इट टू फंक्शन। हार्ट को सबसे अधिक और सारे आर्गेन के देखते हुए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स मैटर की आवश्यकता होती है। और कोरोनरी आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स spread across its surface of the heart, beginning at the base of the aorta and branching out to all across the heart muscles. Coronary artery disease, CAD, is the term commonly used to describe the formation of fatty deposits and fibrous tissues inside the arteries that supply blood to the हीट। सामान्य तौर पर इसको यूं समझेंगे कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से शरीर की जो वेसल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की रुकावट आने के व्यवधान की स्थिति आती है, तब क्या होता है? यह बीमारी या यह डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। इसे हम यूं समझें
जो हमारे घर में सप्लाई का वाटर सप्लाई का पंप है, उससे हम घर में मान लिया बगीचे में पानी दे रहे हैं, पाइप लगाया, पानी उससे हमने देना शुरू किया। प्रेशर बनाने के लिए हम थोड़ा सा अंगूठे से या बीच से कहीं पे मुड़ने लगता है पाइप, या आगे में अंगूठे से प्रेशर देने लगते हैं, तो प्रेशर तो बढ़ता है और तीव्रता भी उसमें बढ़ जाती है। ये स्थिति सामान्य तौर पर हमारे शरीर के लिए प्रभावकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में अगर कहीं भी ऐसी स्थिति बनेगी तो वह प्रेशर बनाएगी, और जो टारगेट टिश्यू है या सेल्स हैं उन पर एकदम से प्रेशर के साथ जब सप्लाई होगी तो उसका इफेक्ट भी हमारे कैसा आएगा? कंट्राइंडिकेटिव इफेक्ट आएगा। वह फिर आगे चल के हमारे शरीर में डिसऑर्डर की उत्पत्ति बना देता है। इसके बहुत सारे अगर देखा जाए तो इसमें मेनली जो हमारे मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स और ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं, इनकी इनर जो बाल, ब्लड वेसल्स की इनर बाल में अमूमन ये देखा जाता है कि फैट डिपोजिशन के कारण से, आप सब जानते हो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से, इनटेक करने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा उसमें इकट्ठा हो जाता है और सकरा कर देता है उन नलियों को और प्रेशर बढ़ाता है, और यही कारण है कि ये इस तरह की बीमारियों को बढ़ाने लगता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो सबसे मेन फैक्टर है आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में ये कोरोनरी हार्ट डिजीज भी आती है। कारण है उसके पीछे, आप बिल्कुल स्वस्थ शरीर है, आपको माता पिता ने जब जन्म दिया तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। वो एक अपवाद हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे में कोई किसी प्रकार की इन्फर्मिटी हो, लेकिन सामान्य तौर पर बच्चे हमेशा स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ शरीर दिया, आपको नरिशमेंट अच्छा मिला, पापा मम्मी ने खूब अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया। जब आप अपने सोच विचार की स्थिति में आ गए, अपने आप विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण स्थिति में आने लगे कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, अपने आप अपनी जीवनचर्या को चलाने लगते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है आपकी डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है। जब हम प्रकृति के अनुरूप अपनी जीवनचर्या को नहीं चलाते हैं, उसके विपरीत चलने लगते हैं, या उसमें अपने आप को जोड़ देते हैं कि हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे, यह स्थिति जब हम लाने लगते हैं तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। उनमें से एक यह हार्ट डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। एक और इसमें दूसरा सबसे मेन महत्वपूर्ण जो कारण या रिस्क फैक्टर है वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मीन्स मानसिक जो तनाव होता है, ये मानसिक तनाव भी हमारे इस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सबसे खास बात ब्लड प्रेशर। अब आती है बात ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? उसके भी कई कारण होते हैं, उनमें कोई और हो सकता है आपके शरीर में कोई दूसरी डिजीज भी सफ़र कर रहे हों, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या हो सकता है आप किसी स्ट्रेस में हैं, तनाव की स्थिति में हैं, या आपका वर्कआउट ऐसा है कि हर समय धीरे धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर हाई अप रहने लगा हो, या आपकी डाइट ऐसी है कि आप धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक का यूज करते हैं। एक सामान्य तौर पर एक और बात हम आपको बोल दें कि आपने जनरल वे में आपने सुना होगा, योग के खासकर लोग बोलते हैं कि नमक का यूज कौन सा करें? सेंधा। हम भी बोलते हैं सेंधा नमक का यूज करो। सेंधा नमक सामान्य तौर पर यूज करना बेटर है, लेकिन जो व्यक्ति हार्ट डिजीज में सफर कर रहा है उसको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम अगर सेंधा नमक यूज करते हैं और हमको थोड़ा सा तेज नमक खाने की आदत है तो सेंधा नमक अगर खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे 100% उसका सोडियम की सप्लाई हमें सामान्य नमक से होती है, तो उसमें थोड़ा सा 5% की हो सकता है लेस हो, कम हो जाए, लेकिन वह आपके लिए नुकसानदेह स्थिति है यदि आप उसको एक्सेस लेते हैं, या आप ये मान के बैठ जाते हैं कि ये सेंधा नमक हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, हम तो सादा सफ़ेद नमक तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट है, आपको एवरीडे कितना आपको नमक लेना है, उससे अधिक अगर आप लेते हैं तो आप उसी कैटेगरी में आना शुरू कर देते हैं और आगे चल के हो सकता है कि आप कार्डियक डिजीज़ में सफ़र करने लगे। दूसरी चीज़, अब
हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सबसे महत्वपूर्ण कारण, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब आप ये कहेंगे लाइफस्टाइल डिजीज में ये आती है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का क्या कारण है। सामान्य तौर पर एक छोटा सा और देखिए भ्रम की बात, पहले देसी घी यूज होता था। देसी घी ज़्यादातर अच्छे घरों में, जहाँ पे वैसे परिवार थे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गायों का को पालते थे, गायों का घी, गाय का दूध, गाय का घी, उसको इस्तेमाल करते थे। फिर आया कल्चर की मवेशियों में भैंस को यूज करने लगे, उसका भी घी यूज होने लगा। लेकिन लोगों की दिनचर्या ऐसी थी कि वो इतना ज़्यादा वर्क करते थे, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 से 3 घंटा तक शरीर से पसीना उनके निकलता रहता था। तो उनकी जो एक्सेस अमाउंट उन्होंने लिया किसका, कोलेस्ट्रॉल का, वो धीरे धीरे पिघल कर पूरे शरीर से एनर्जी उनकी, मतलब उसकी कैलोरी लॉस होने लगी। लेकिन आगे बढ़े, धीरे धीरे क्या स्थितियां बनी कि हम श्रम साध्य ना होके मानसिक रूप से कार्य करने लगे। मानसिक श्रम तो करने लगे, लेकिन शारीरिक श्रम से धीरे धीरे हमारी शारीरिक श्रम कम होने लगा। शारीरिक श्रम कम होने के साथ साथ हमारी डाइट बदल गई, स्थितियां बदल गई। वो स्थितियां नहीं रही, गांव से माइग्रेट करके या और स्थानों से माइग्रेट करके शहरी वातावरण में आया, और यहाँ पर हम मवेशी पालने की स्थिति में न होने के कारण हमें अपने परिवार के लिए भोजन में हमें यूज करने लगे किसको, डालडा यानी वनस्पति घी को। वनस्पति घी नुकसानदेह नहीं था। वनस्पति आज के वनस्पति मीन्स बल्कि इसके देखते हुए, किसके देखते हुए, जो आज के समय में हम लोग रिफाइंड यूज करते हैं। इसमें जो वनस्पति घी था उसको यूज करते हुए जो व्यक्ति आराम तलब जिंदगी जी रहे थे उनको तो ये हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, और जो वही श्रम साध्य जीवन जी रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, वो एक अलग इशू है कि अडल्ट्रेशन किया जाने लगा, उसका अलग कंट्राइंडिकेशन आने लगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो वनस्पति घी इतनी नुकसानदेह नहीं कर रहा था, यदि आप श्रम साध्य जीवन जीते हैं तो। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल में अब चेंजिंग हुई कि हमने मानसिक श्रम तो करना शुरू किया, उसमें बढ़ोतरी कर दी। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं या आप कोई राइटर हैं, क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, मानसिक श्रम इसमें भी तो हो रहा है। दिन भर आप मोबाइल चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हो, मानसिक श्रम है। और पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, बिस्तर पे लेटे हैं। बेड चीज, बेड घर में, हर घर में लगा है। पहले था कि पहले बेड यूज ही नहीं होता था, चारपाइयाँ थी, दीवान थे, वो दीवान पड़ा रहता था बरामदे में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े घर के मुखिया थोड़ी देर आराम करते थे, या कोई आया गया वो बैठ गया, लेकिन लेटता कोई नहीं था। चारपाइयों का यूज होता था, चारपाई सुबह उठे, सो के उठे, बिस्तर हटाया गया और चारपाइयाँ सब अपनी जगह स्थान पर पहुँचा दी गई। दिन में कहीं कोई बिस्तर नहीं मिलता था, लेटने की व्यवस्था ही नहीं थी, तो लोग श्रम साध्य जीवन जीते थे। धीरे धीरे ये स्थितियां जब बनी तो हमने आराम तलब जीवन की ओर अपने आप को बढ़ा लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आराम और वैभव की तरफ बढ़ने लगे। और आराम और वैभव हमेशा हमें किस तरफ ले जाता है, दुर्गति की ओर ले जाता है। कौन सी दुर्गति, शरीर की दुर्गति करवाता है। हम जब आराम तलब जीवन जिएंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि शरीर में तरह तरह की डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, और उनका प्रतिफल क्या होगा, तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां, जिनमें जैसे ये है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वह भी इसका रिस्क फैक्टर है। और हाई लेवल ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। जब आपने देखा होगा सफोला, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे चीज़ें आज के समय में जो नया रिसर्च हो रहा है सब नुकसानदेह हो रहा है, रिफाइंड है, कैंसरस है। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छन्ना लगा के फिल्टर करते जाएंगे, आज यही स्थितियां हैं कि हम अपना जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पर इतने छन्ने लगाते जाते हैं, वो फिल्टर व्यक्तित्व सामने वाले सोसाइटी में जाता है। यही कारण है वो सोसाइटी हमारे व्यक्तित्व को पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, और हम बाद में पछताते हैं कि हमने किस व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ा
और उसको हम पहचानने में रह गए। व्यक्ति को हमेशा जो जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, और वह कब दिख सकता है? जब आपकी नैसर्गिक दिनचर्या और नैसर्गिक रहन सहन यानी प्राकृतिक दिनचर्या और प्राकृतिक रहन सहन होगा, तो आप जो हैं वैसे ही दिखेंगे। उसके बाद एज और सेक्स भी इसमें एक रिस्क फैक्टर का काम करता है। जैसे इसमें जनरली देखा गया है कि द डिजीज इज यूजुअली सीन इन मिडिल एज एंड ओल्ड एज। मिडिल एज में और ओल्ड एज में इसका रिस्क फैक्टर अधिकांश पाया गया है, और फैमिली हिस्ट्री में भी यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को परिवार में रहा है तो आगे होने की संभावना होती है। और सबसे बात यह है हाइपर टेंशन, जो हमने आपको शायद पहले इसके बारे में लिखा भी चुके हैं। तो हाइपर टेंशन जो है वह भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और सबसे खास आज की सबसे बड़ी महामारी जो भारत में चल रही है वो क्या, कोरोना नहीं, वो डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और उससे अतिरिक्त और आगे बढ़ें तो ओबेसिटी। तो आपको सबको पता है डायबिटीज़, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज, ये तीनों एक तरह से त्रिकोणावस्था में, एक अगर किसी को हो गई तो दो अपने आप आ जाएंगी। तो ओबेसिटी भी इसका रिस्क फैक्टर है। और एक और बात, अमूमन देखा गया है कि हमारी जीवनचर्या में, हमारी दिनचर्या में एक्सरसाइज हट गई है ही नहीं। पूरी सुबह से उठे और रात में बेड तक गए, कहीं पे कोई भी हमने एक्सरसाइज, व्यायाम या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारे शरीर के एवरी आर्गेन या एवरी अंग को, यहाँ देखिए आर्गेन का अर्थ है कि आपके इंटरनल आर्गेन, और अंग का अर्थ है जो उपांग हैं, जैसे हाथ पैर और उनकी संधियां, उनके मूवमेंट हो सकें। उन संधियों के मूवमेंट और उपांगों के, हाथ पैरों की गतियां, यानी इन सब का एक प्रॉपर वे में सही ढंग से कोऑर्डिनेशन के साथ इनकी व्यवस्थित एक्सरसाइज या व्यायाम होती रहे। तो ऐसी स्थिति न होने के कारण यह भी देखा गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी भी एक इसका रिस्क फैक्टर है। और सबसे खास बात, जो मेन महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले आपको बताई, डाइटरी फैक्टर्स, हमारा भोजन सबसे बड़ा कारण है यह है डिजीज या इस तरह की बीमारी के लिए। जैसे हम डिफरेंट तरह के भोज्य पदार्थ लेते हैं जिनमें कि जो आज की समय में स्टेटस सिंबल के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे पेप्सी कोला का यूज करना, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का यूज करना, प्रोसेस फूड का यूज करना, खूब सारा वो क्या आजकल आ रहा है चाइनीज़ फूड, उसको हम लेते हैं जबकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स मैटर नहीं है। अगर ऊपर से उसमें सब्जी वब्जी ना डाली जाए तो वो तो मेरी समझ में कचरा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। हम अपनी पर्सनल व्यू बता रहे हैं। मोमोज, हाँ ये मोमोज क्या नाम है, जो खाने वाली चीज़ उसको कहते हैं पिज़्ज़ा। अब क्या है भगवान जाने क्या है। तो ऐसी चीज़ों को आप जो सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ है, हम इन्हें सड़ा खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे पिज्ज़ा है, उसको सड़ा के ही तो बनाया जाता है। मैदे को वो क्या बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ वो बनता नहीं है जलेबी, रात में रखते हैं और फिर उसमें जब वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, हाँ फर्मेंटेट कर जाती है, तब उसको जलेबी बनाते हैं। लेकिन जलेबी बनाते हैं तो उसको हम जब उसमें तलते हैं तो उसमें जो कोई ऐसी कोई विषाक्त स्थिति आती है तो वो अपने आप दूर हो जाती है, वो तो फिर नई ताज़ी अवस्था में आ जाती है। लेकिन वो तो वैसे के वैसा रहता है और उसे हम बड़ी एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज करते हैं। अगर हम कहें कि किसी बच्चों को, आप लोग को बोलते हैं ना बेटा सुबह फल खाया करो, कुछ ताज़ी चीज़ें खाया करो, तो आपको अरे सर कहाँ मिलता है, अरे मिलता नहीं है तो ला के रखो, उसको रखो, फल खाओ और ये अंकुरित अनाज वगैरह खाओ, दलिया ला के रख लो। नहीं जिसका पचता है पेट में, दलिया नहीं खब रहा है तो वो उसका एक आजकल आता है वो कौन सा जई का ओट वाला लिया दलिया, वो आप यूज करो। तो डाइटरी एलिमेंट सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमारा फैटी मैटर यूज करना। फैटी मैटर आप दिन में अगर 10 बार 2 5 4 चिप्स के पैकेट जो बाज़ार में आते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तले हुए, जैसे आप घर से निकले, आप भूख लगी है, टाइम हो गया खाने का, आप घर से खा के ही नहीं आए हो और क्लास का टाइम है, तो क्या करोगे, आप जाओगे उसमें कैफ़े में और वहाँ जाके समोसे ले लिए, कुछ भी ले लिया, ऐसी चीज़ें आपने खाई, तो वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट डालती है।
अब इसके पीछे कॉज क्या है? सबसे बड़ा कॉज इसमें है जो ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम जब अव्यवस्थित दिनचर्या का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि तनाव में रहेंगे। हम व्यवस्थित दिनचर्या अगर अपनाएंगे तो हमारा शरीर संतुलित रहेगा, मन बुद्धि सब संतुलित रहेगी। तो जब संतुलन की अवस्था में होंगे तो हमें कोई किसी तरह का तनाव बनेगा ही नहीं। और जब असंतुलित जीवन जिएंगे तो जाहिर सी बात है हमें तनाव बनेगा। जब तनाव बनेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हमारे उस पर जो फिजिकल बॉडी है उस पर प्रभाव जाएगा, और उस पर प्रभाव जाने का अर्थ ये है कि हार्ट पर प्रभाव जाएगा। हार्ट पे प्रभाव जाएगा यानी अब ये यहाँ पे बहुत सिंपल सा यहाँ यौगिक फिजियोलॉजी काम करती है। जब हम तनाव में जाते हैं तो हमारी श्वास की गति अपने आप ऊपर नीचे होने लगती है। एक बात और बताएं, हर व्यक्ति की आप अपने आप में देखना, जो आपका स्वर होता है ना, दाईं तरफ से बाईं तरफ से, आप ऐसे हाथ लगाओ, यूं करके आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि किसी का स्वर चल रहा होगा दाहिनी ओर से श्वास ले रहा होगा और दाहिनी ओर से ही छोड़ रहा होगा, किसी का बाईं ओर से छोड़ रही होगी श्वास और बाईं ओर से ही खींच रहे होंगे, या किसी की दोनों चल रही होंगी। तो ये दक्षिण वाम स्वर जो चल रहा है या दोनों सम स्वर चल रहे हैं, ये स्वर तीनों तरह के स्वर अलग अलग होते हैं और ये हर घड़ी बदलते रहते हैं। घड़ी, वो कहते हैं ना घड़ी घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो वो रूप यही बदलती है। जब हमारा दक्षिण स्वर एक्टिव होता है तो हम एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जब हमारा वाम स्वर एक्टिव होता है तो हम धीरे धीरे मंदित हो जाते हैं और वो स्थिति होती है कि हम मानसिक शांति की ओर जाने लगते हैं। जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं तब हम विवेकपूर्ण स्थिति में होते हैं, तब सत असत का ज्ञान करने की सक्षमता हम में आती है। ये जब आप कभी क्लास ऑफलाइन क्लास लेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि इंटरव्यू में जाएं तो आपका स्वर कैसे कौन सा चलना चाहिए, तो आपके लिए हितकारी कौन सा स्वर है। उसके बाद इंटरव्यू में जाने से पूर्व अपना स्वर आपका ऐसा है जो बिगड़ा हुआ है तो उस स्वर को कैसे सुधार लें, तो वो स्वर सुधार के आप जाओ तो आपका उसका प्रभाव आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। ये सारी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। ये हम चाहते थे हम सब बच्चों को सिखा लें, लेकिन समय नहीं मिला और ना क्लासेज मिले इतने, तो खैर ये अलग चीज है। अब घड़ी का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा आप जनरल वे में, हम हर बच्चे के मन में आता होगा ये घड़ी घड़ी सर बोलते रहते हैं, घड़ी होती क्या है। जो हमारी वैदिक ऋषि हैं उन्होंने समय को अलग अलग एक सिस्टम दिया, पल विपल और इसी में घड़ी। घड़ी जो है आज का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अनुसार 24 मिनट का एक घड़ी होती, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो वो 24 मिनट एक स्वर चलता है, फिर दूसरे घड़ी जब है यानी दूसरा 24 मिनट जब खत्म हो जाएगा तब दूसरा स्वर चलने लगेगा और ये फिर तीसरा यानी सम स्वर चलने लगेगा। जब आप सो के उठते हैं उस समय अगर यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो आप दाहिना पैर ही भूमि पर उतारें, जो स्वर चल रहा हो वही पैर भूमि पर उतारें। देखिएगा आपको दिन भर बढ़िया उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। जब आप किसी उसमें इंटरव्यू में जाते हैं या किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं जहां पे आपको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना है, साथ ही साथ साहस का प्रदर्शन करना है, तो आपका दक्षिण स्वर चलना ज्यादा उपयोगी है। जहां आपको किसी से काम निकलवाना है, जहां आप किसी याचक की स्थिति में जा रहे हैं, आपका वाम स्वर चल रहा है तो आप, और सामने वाले का दक्षिण स्वर चल रहा है, जो सामने जिससे याचना के लिए जा रहे हैं उसका दक्षिण स्वर चल रहा है, तो उससे आप अपना काम निकलवाने में पूर्णतया समर्थ हो जाएंगे। आपका वाम स्वर चल रहा हो, सामने वाले का दक्षिण स्वर। अब आप कहेंगे ये हम कैसे जाने सामने वाले का दक्षिण स्वर चल रहा है या वाम स्वर चल रहा है? ये भी हम पहचानने की स्थिति आपको बताएंगे जब कभी क्लास अगर प्रैक्टिकल की मिली, नहीं मिली तो कभी हम लोग फिर कभी बताएंगे इस चीज को। ये सीखो कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का कौन सा स्वर चल रहा है, ये भी सीखना जानना जान लो। इसमें अगर आपको सिद्धस्त हो गए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद और एक है, ये अभी आपको पहले बता ही चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ये सारे जो हैं यही कारण भी हो सकते हैं, यही पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर आप पूरी आपकी दिनचर्या जो है वो अगर बिल्कुल मंदित है, अब जैसे इन दिनों चल रहा है ये पेंडेमिक काल में ज्यादातर लोगों की दिनचर्या सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई। बोलने को चाहे कितने प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, योगा करिए योगा करिए, जितना योग के लिए कहा जा रहा है उतना ही वो देर तक सो रहे हैं। हम